हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं पटना कलम चित्रकला। आज हम लोग पटना कलम चित्रकला का डिस्कस करेंगे, जो बीएससी के मेंस में 66वीं 2021 में पूछा गया था। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसे कैसे लिखना है? पटना कलम शैली के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए प्रमुख चित्रों एवं कलाकारों की चर्चा करें। उसकी मौलिकता एवं शैली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख भी करें। इतना चीज़ों को उल्लेख करते हुए हम लोगों को आंसर लिखना है। उत्तर देखते हैं। पटना कलम चित्रकला एक विशेष क्षेत्रीय शैली है। इसका विकास प्रमुखतः 18वीं शताब्दी के मध्य 1750 ईस्वी से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1925 ईस्वी तक बहुत ज़्यादा हुआ। चूँकि मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने के साथ ही कलाकार विकेंद्रित होने लगे एवं कला के अनेक क्षेत्रीय केंद्र एवं शैली का उदय हुआ। औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति तथा कमजोर होते मुगल साम्राज्य ने मुगल कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज के इलाकों में जाकर बसने को विवश कर दिया। ऐसे ही एक कलाकारों का दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा कला संबंधी पाबंदियों के कारण इन कलाकारों को पुनः विवश होकर मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा। इन्हीं कलाकारों के कुछ समूह बिहार के पटना एवं पूर्णिया आदि शहरों में आकर बसे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैलियों की विशेषताओं से युक्त एक नवीन पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी, मुगलपुर, दीवान मोहल्ला, मछरहाटा तथा आरा एवं दानापुर रहा। यह शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्र मिनीचर की श्रेणी में आते हैं। शैली की चित्रकारों द्वारा विषय का चुनाव दैनिक जीवन के दृश्यों एवं जनसाधारण से किया गया, जो मुगल काल के बुद्धिजीवियों कलाकारों की सोच को दर्शाता है। इसके पहले मुगल काल के चित्रकारी में ईरान शैली से प्रभावित बादशाहों अथवा शासकों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ था। यह एक बदलाव का सूचक था। पटना कलम शैली बिहार के मधुबनी चित्रकारी से भी अंतर रखता है, जो महिलाओं की पूर्ण भूमिका वाली एक लोक कला एवं मूलतः धार्मिक चित्र शैली है। पटना कलम के चित्रों में लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती औरत, कहार, लोहार, सुनार, जेत जोता किसान, साधु सन्यासी आदि के चित्र हैं। इसमें से अनेक चित्र पटना संग्रहालय से लाकर अब बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तस्वीरों को ब्रश से बनाए गए हैं, जिसमें हल्के पीले, गहरे लाल, नीले, भूरे रंग का प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवकराम एवं उल्लास लाल है। इसके चित्रों में होली, दिवाली जैसे धार्मिक दृश्य भी दिए गए हैं। इन दोनों चित्रों के अलावा चित्रकारों के अलावा जय रामदास, शिव दयाल लाल आदि प्रमुख नाम भी इस चित्र कला से संबंधित है। पटना कलम शैली पर एक ओर मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, तो वहीं इस पर तत्कालीन ब्रिटिश काल का भी असर झलकता है। लेकिन इस शैली को विशिष्टता बनाती है इसकी अपनी स्थानीय विशेषताओं, जो पटना कलम के चित्रों को रेखांकन, रंग भरने की विधि, रंगों के चुनाव आदि के साथ विषय वस्तु के चयन में भी सुस्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पटना कलम शैली की विशेषताएं। पटना कलम की क्या फीचर रही है, ये देखेंगे। लघु चित्र शैली, छोटे चित्र होते थे। पटना कलम के चित्र प्रधानतः लघु चित्रों मिनीचर की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अधिकांशतः कागज और कहीं कहीं हाथी दांतों पर उकेरा गया है। सामान्य जल जीवन की प्रधानता। बिहार विशेषकर पटना के सामान्य जल जीवन का चित्रांकन पटना शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। विषय वस्तु के रूप में जीवन की आम घटनाओं का सजीव चित्रांकन उन घटनाओं को विशिष्ट देती है। वस्तुतः इसके द्वारा परंपरागत भारतीय चित्र शैली की भी अभिव्यक्ति हुई है।
इसको चित्रों में श्रमिक वर्ग, कुम्हार, नौकरानी, भिस्ती आदि, दस्तकारी वर्ग, बढ़ी, लोहा, सुनार, रंगरेज आदि तत्कालीन आवागमन के साधन, पालकी, घोड़ा, हाथी, एक्का, बैलगाड़ी आदि का चित्रांकन हुआ। इसी तरह मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, त्योहारों, होली, दशहरा आदि एवं साधु संत के चित्र भी बनाए गए हैं। बारीकीपूर्ण अलंकरण। पटना शैली के चित्रकारों को चित्रों की बारीकियों को गढ़ने और उसे उजागर करने में महारत हासिल थी। इस शैली के कलाकार चित्र में किसी पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। रंगने की निजी शैली। रंगने की नितांत निजी शैली पटना कलम की खास विशेषता है। सादगी और सामुदायिक विन्यास इस शैली की प्रमुख विशेषता। इसमें चटक रंगों की जगह संयमी और शांत रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल या चारकोल से रेखांकित स्केच कर उन्हें रंगने की प्रक्रिया को सामान्यतः नहीं अपनाया गया है। कलाकारों को अपने हाथों पर इतना अधिक नियंत्रण था कि तुलिका, ब्रश एवं रंगों के सहारे रेखांकन कर रंग भरा करते थे। चित्रकार विभिन्न छा शेड्स के लाल रंग, लाह या लाख से सफ़ेद रंग, विशेषकर मिट्टी से या काला रंग, कालिख अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से, आसमानी रंग लाजवाद यानी लैपिस लैजुली नामक पत्थर एवं रंग गोरुआ का पीला रंग एक विशेष प्रकार के स्थानीय मिट्टी से तैयार करते थे। नीला रंग, पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाते थे। इसके अलावा सोने एवं चांदी के वर्कों के क्रमशः सुनहरा एवं चांदी सा उजला रंग तैयार करते थे। महीन कर्मों के लिए कलाकार 1 या 2 बालों वाले ब्रश का प्रयोग करते थे। ये ब्रश गिलहरी की पूंछ के बालों से बनाए जाते थे, जो एक साथ मजबूत और मुलायम दोनों होते थे। लेकिन अनेक विशेषताओं एवं मौलिकता के बावजूद यह शैली अब लुप्त हो चुकी है। मुगल शैली की विभिन्नता। उल्लेखनीय है कि यह मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों में जैसे विषय वस्तु, रंगों के उपयोग और छायांकन के तरीके में भी यह मुगल शैली से अलग थी। मुगल शैली में जहाँ राजमहल से संबंधित विषय वस्तु होते हैं, वहीं पटना क्रम शैली में आम जीवन को विशेष बनाया जाता है। कैसे याद रखना है? विकास कैसे हुआ? तो मुगल काल के अवसान के क्रम में हुआ था। कौन कौन क्षेत्र में एक कला चला था? पटना, आरा, दानपुर। प्रमुख क्षेत्र इसमें बनाए जाते हैं लकड़ी काटता हुआ बढ़ी, मछली बेचती स्त्री, खेत जोता किसान। प्रमुख कलाकार था सेवाग्राम, हुल्लास लाल। मौलिकता। मुगलों की शाही शैली, ईरानी प्रभाव एवं मधुबनी शैली की तुलनात्मक असर। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड।